So let us today start physical weathering processes. आज हम लोग फिजिकल weathering processes की बात करेंगे। केमिकल weathering का मतलब क्या हो गया, नेम है फिजिकल weathering और केमिकल weathering। तो फिजिकल weathering का मतलब क्या हो गया, अगर कोई फिजिकल फोर्सेस नेचुरल फोर्सेस हो तो वो फिजिकल weathering कहता है। लेकिन अगर किसी weathering में अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या कह रहे थे, केमिकल weathering। कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था। जैसे क्या हो रहा था कि अगर कैल्शियम है तो पानी गया तो पानी से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया या वो बना दिया। इस तरह से उसका weathering हो रहा था। अब फिजिकल weathering कहता है, फिजिकल weathering प्रोसेस की बात है तो फिजिकल weathering प्रोसेस इसको हम लोग मैकेनिकल weathering भी कहते हैं। फिजिकल weathering को हम लोग बेटा मैकेनिकल weathering भी कहते हैं। फिजिकल weathering इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल weathering। इसको मैकेनिकल weathering प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि कोई ना कोई नेचुरल फोर्सेस लगा रहता है। weathering ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस इंस्टीड ऑफ natural forces instead of any chemical reaction। क्या बेटा, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तो वो केमिकल weathering हो गया। अगर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है तो कौन सा weathering हो गया, केमिकल weathering हो गया। लेकिन अगर weathering नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है तो उसको बेटा कौन सा weathering कहते हैं, फिजिकल weathering। फिजिकल weathering फोर्सेस कुड बी, तो फिजिकल weathering में कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिजिकल weathering में कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। फिजिकल weathering में कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है हम लोग ये देखेंगे। तो कह रहा है फिजिकल weathering में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। वह फोर्स जो प्लैनेट के सेंटर की ओर लगता है क्या कहलाता है, सेंट्रल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड फोर्स फॉर अर्थ। कौन सा फोर्स है बेटा, डाउनवर्ड फोर्स है। क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स। खत्म हो गया। क्या है ये, डाउनवर्ड फोर्स है। ये कौन सा है, डाउनवर्ड फोर्स है। ये डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स का मतलब क्या हो बेटा, यह फोर्स नीचे की ओर लगता है। नीचे क्यों लगता है, क्योंकि सेंटर, अर्थ का सेंटर अर्थ के नीचे है ना। अर्थ का सेंटर क्या है, अर्थ के नीचे है। ये वास्तव में सेंट्रल फोर्स है, मीन्स ये प्लैनेट के अर्थ के सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है। अब चूंकि हम लोग अर्थ सरफेस पर हैं, हम लोग क्या है, ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, हम लोग अर्थ की सरफेस पर है। तो कोई भी चीज अर्थ किस ओर खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऊपर है, अर्थ के सरफेस से ऊपर है, तो वो क्या खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा। इसीलिए हमको क्या लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लगता है। क्या लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लगता है। क्यों डाउनवर्ड फोर्स लगता है, क्यों लगता है डाउनवर्ड फोर्स हमें, क्योंकि अर्थ का सेंटर नीचे है, अर्थ के अंदर है। तो कोई भी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर की ओर खींचना चाहती है, सेंटर की ओर खींचना चाहती है, तो देखने में लगता है कि वो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है। अब इसमें एक एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन कौन हुए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन हुए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन हुए। तो इसके एग्जाम्पल में है ओवरबर्डन प्रेशर, लोड शेयरिंग स्ट्रेस, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स में है।
ओवरबर्डन प्रेशर, कोई चीज रखा उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, लोड कोई भारी चीज है, या शियरिंग स्ट्रेस। एक्सपेंशन फोर्सेस, दूसरा फोर्स कौन सा हो गया, एक्सपेंशन फोर्सेस, मतलब वो एक्सपैंड होता है, फैलता है, क्या होता है, फैलता है, किसके कारण, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अब आपको याद रखना है कि वाई डज एक्सपेंशन फोर्सेस एक्ट, तो एक्सपेंशन फोर्स एक्ट्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो एक्सपेंशन फोर्स लगता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपैंड करता है, और घटता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपैंड करता है यानी फैलता है, और घटता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है। तो इस एक्सपेंशनल फोर्स के कारण, एक्सपेंशन फोर्स के कारण भी क्या होता है, क्या होता है, जो स्टोन्स हैं वो टूटते हैं, इसके कारण भी इरोजनल एक्टिविटी होती है। क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी है ना, क्रिस्टल ग्रोथ भी होता है और इसमें एनिमल एक्टिविटीज भी लगते हैं। वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल, ये भी फिजिकल फोर्स है। वाटर साइकिल, वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल चलता है, यानी पहले वाटर उसको गीला करता है फिर सुखाता है, पानी से वो गीला होता है सूखता है, गीला होता है सूखता है। तो इस केस में इस कारण भी उस पर लगने वाली फोर्सेस कमजोर पड़ती है और वो टूटता है। मेनी ऑफ दीज फोर्सेस अप्लाइड बोथ on the surface and within different earth material leading to rock fracture। इसमें से बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं जो अर्थ सरफेस पर भी लगता है, अर्थ सरफेस पर भी लगता है और अर्थ के अंदर भी लगता है, रॉक में फ्रैक्चर प्रोड्यूस करता है, चट्टानों को तोड़ता है। बात समझ में आया क्या, कि इनमें से बहुत से ऐसे फोर्स हैं, इनमें से बहुत से ऐसे फोर्स हैं जो क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर भी लगता है, कहां लगता है, अर्थ के सरफेस पर भी लगता है, और रॉक फ्रैक्चर भी करता है, अर्थ के अंदर भी लगता है, इनसाइड अर्थ भी लगता है। क्या, इनसाइड अर्थ भी लगता है, क्या लगता है, इनसाइड अर्थ भी लगता है, ठीक है, इनसाइड अर्थ भी लगता है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल विदरिंग प्रोसेसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर। अब कह रहा है कि फिजिकल विदरिंग, अधिकांश जो फिजिकल विदरिंग होता है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल विदरिंग प्रोसेस होता है, तो ये जो फिजिकल विदरिंग प्रोसेस है ये या तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण होता है या प्रेशर रिलीज के कारण होता है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण का मतलब क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जब हीट देते हैं, क्या, किसी चीज को जब हीट करते हैं, तो जब हीट देते हैं तो क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि मोलिक्यूल में वाइब्रेशन तेजी से होता है, तो मोलिक्यूल्स में वाइब्रेशन तेजी से होने के कारण क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है। वाइब्रेशन के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर के कारण अगर कोई एक्सपेंशन हो तो उसको कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा प्रेशर रिलीज, प्रेशर के घटने या बढ़ने के कारण भी विदरिंग प्रोसेस होता है। दे आर स्मॉल एंड स्लो, ये क्या होते हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये जो विदरिंग का प्रोसेस है स्लो होता है, स्मॉल होता है। कौन सा विदरिंग स्मॉल है, स्मॉल फिजिकल विदरिंग। क्या, फिजिकल विदरिंग प्रोसेसेस आर स्मॉल एंड स्लो बट कॉज ग्रेट डैमेज टू द रॉक्स बिकॉज कंटिन्यूड फाइटिंग। कंटिन्यूड फाइटिंग का मतलब ये क्या करता है, लगातार रॉक को कमजोर करता रहता है, लगातार रॉक को कमजोर करता है, और रिपीटेड
कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के कारण, लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण, लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण, लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या हो जाता है, रॉक यानी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब यहां समझिए, यहां आप क्या देख रहे हैं, ये फेनामोना, इसको हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, लैंडस्लाइड। जब पहाड़ों पर ऊपर से किसी कारण मिट्टी गिरती है तो क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड। अब ये सॉइल मिट्टी नीचे की ओर क्यों आती है, क्योंकि जो यहां पर अगर सॉइल था, इसका सॉइल जब इससे अलग हुआ तो क्या हुआ, यहां पर इस पर लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड फोर्स लगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर लगा। कोई भी चीज वस्तु नीचे की ओर गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इसे कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल नीचे गिरता है, वो मटेरियल नीचे गिरता है। तो कह रहा है क्या कि जब डाउनवर्ड फोर्स लगा तो उस डाउनवर्ड फोर्स के कारण वो मटेरियल कहां गया, नीचे की ओर आया। वो मटेरियल कहां गया, नीचे की ओर आया। कहां आया बेटा, नीचे की ओर आया। वो मटेरियल नीचे की ओर आया। ठीक है बेटा, चलिए नीचे की ओर आया। चलिए ठीक है, चलिए वो मटेरियल कहां आया, नीचे की ओर। तो क्या कहता, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज प्राइमरी एजेंट ऑफ फिजिकल विदरिंग। अब यहां पर ध्यान देखिए, पॉइंट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, प्राइमरी एजेंट ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिजिकल विदरिंग का प्राइमरी फोर्स, फिजिकल विदरिंग का प्राइमरी एजेंट, फर्स्ट एजेंट कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्रिएटिंग अ स्ट्रेस दैट ब्रेक डाउन रॉक बोथ थ्रू डायरेक्ट प्रेशर एंड बाय इनिशिएटिंग डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो कहता है क्या कि कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्ट प्रेशर लगा देता है। जैसे अब ये है, यहाँ पर ये मान लो कोई रॉक है, ये मान लो कोई रॉक है, इस पर अब अगर ये कमजोर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप नीचे की ओर गिर जाएगा। या इस पर कोई भारी चीज रख देगी, इस पर कोई भारी चीज रख देगी तो वो भी नीचे की ओर आएगा। क्यों आएगा, क्यों नीचे की ओर आएगा। अब देखिए सपोज कीजिए मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है ऊपर से। अब इसके ऊपर आपने कोई भारी चीज रखा तो ये क्या हुआ, नीचे गिरा। तो नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इस पर जो हम ऑब्जेक्ट रखे थे, ये ऑब्जेक्ट रखे थे, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। और क्या हुआ, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ये संभाल नहीं पाया तो वो नीचे गिर गया। यही चीज नेचुरल थिंग के साथ होता है, यहाँ स्लाइड के साथ भी होता है। जो रॉक्स है, अगर रॉक अंदर से खाली हो जाए, मतलब ये चट्टान अंदर से यहाँ पर कहीं मिट्टी किसी तरह से बह करके हट जाता है, बह के हट जाएगा तो इसके ऊपर का जो मटेरियल है उसका बाहर, उसका लोड रोकने वाला कुछ नहीं होगा, और जिसके कारण ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो कहोगे भरभरा के नीचे गिर जाएगा। अब समझ में आ रहा। तो कह रहा है क्या कि फिजिकल विदरिंग बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रेस दैट ब्रेक डाउन रॉक बोथ थ्रू डायरेक्ट प्रेशर एंड बाय इनिशिएटिंग डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल। या तो डायरेक्ट फोर्स लगाता है या फिर क्या इनिशिएट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। व्हाइल एजेंट्स लाइक, अब इसमें कौन कौन से एजेंट है, वाटर, विंड, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ग्रेविटी एक्ट द स्विच फॉर मास वेस्टिंग causing loosened material to fall, slide और creep downward। कह रहा है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप काम नहीं करता है, उस मटेरियल के नीचे वाले मटेरियल को। अब जैसे ये चट्टान है, ये रॉक है, ठीक है, ये आपको रॉक दिख रहा है। अब इसके नीचे वाला हिस्सा है, इसके नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कर ले, पानी की धारा है, इसको बहाकर लेकर चला जाए,
पानी की धारा बहाकर इसको लेकर चला जाए। अब ये हिस्सा बह जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे खाली जगह हो जाएगा। जैसे देखिए खाली जगह है ना, ये खाली जगह दिख रहा, और अगर इसके नीचे खाली जगह हो जाएगा तो क्या करेगा, नीचे उसको लोड संभालने वाला कुछ भी नहीं रहेगा। तो करा वाटर या एयर, वाटर या एयर उस स्टोन के, उस रॉक के नीचे वाले लेयर को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है, उसको इरोड कर देता है। तो उसके इरोजन के कारण उसके नीचे का लेयर घुल के हट जाता है। जब वो हट जाता है तो वहां पर क्या शुरू हो जाता है, इरोजन शुरू हो जाता है। चलिए आगे क्या कहता है, एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फॉर्म ऑफ फिजिकल मैकेनिकल विदरिंग। दूसरा है एक्सपेंशनल फोर्सेस। एक्सपेंशनल फोर्स देखिए ये कंटिन्यू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ। एक्सपेंशन फोर्स लगा, ये टूटा तो क्या होगा, चट्टान दो भाग में अलग अलग बट गया है ना। ये बीच में जो गैप आ रहा है, ये जो बना, ये जो क्रैक बना, क्रैक किसके कारण बना, एक्सपेंशन के कारण ये फैला, इसके बीच का हिस्सा फैला। ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज कॉन्स्टिट्यूएंट अ मेजर चेंजेज कॉन्स्टिट्यूट मेजर चेंजेज विदरिंग ऑफन रेफर टू एज थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी स्टोन या कोई भी रॉक जब गर्म होता है तो उनके बीच का मोलिकुलर फोर्स चेंज होता है। तो मोलिकुलर फोर्स अल्टर होने के कारण उसमें एक्सपेंशन होता है, वो फैल जाता है, और इस एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन ड्यू टू एक्सपेंशन caused by heat, एक्सपेंशन caused by heat। हीट हुआ या टेम्परेचर हुआ, गर्म हुआ, फैल गया, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। द प्रोसेस कॉल्ड रॉक टू वीकन एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू रिपीटेड साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो कह रहा है क्या कि थर्मल एक्सपेंशनल फोर्सेस के कारण, थर्मल कॉन्ट्रैक्शनल फोर्सेस के कारण रॉक कमजोर हो जाता है। जैसे मैं ये भी बताया था कि इलास्टिक रबर लीजिए, बार बार उसको फैलाइए और सिकुड़ाइए, एक्सपांड कीजिए, कोलैप्स कीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। एक तो खूब कसे खींचे तो टूट जाएगा, मैं कसे खींचने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कंटिन्यू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। क्योंकि इस केस में यहाँ पर यही होता है, रॉक गर्म होता है फैलता है, ठंडा होता है सिकुड़ता है, फिर गर्म हुआ फिर एक्सपैंड किया, फिर कूल डाउन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कंटिन्यूअसली ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसके कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण रॉक पार्टिकल के बीच लगने वाला जो एडहेसिव फोर्स है, जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है, वो कमजोर हो जाता है, और उस फोर्स के कमजोर होने के कारण क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। अब करा वेटिंग एंड ड्राइंग। इसमें देखिए वेटिंग एंड ड्राइंग, वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स आर सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग। वही बात कह रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे, हीट के कारण वो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा था, फैल रहा था और सिकुड़ रहा था। अब ये क्या हो रहा है, कभी गर्म होता है, कभी गीला होता है, कभी सूखता है, कभी गीला होता है, कभी सूखता है। वेटिंग एंड ड्राई, बारिश हुई गीला हुआ फिर सूख गया, फिर बारिश हुई फिर गीला हुआ फिर सूख गया। तो वेटिंग ड्राई, वेटिंग ड्राई, वेटिंग ड्राई के कारण भी, इसके कारण भी मॉइस्ट कंडीशन अल्टर होता है, जिसके कारण रॉक के अंदर स्ट्रेस होता है और वो क्रैक हो रहा है। तो अगली बार किसी रॉक में, किसी अर्थ मटेरियल में आप क्रैक देखिए, इसका मतलब समझ जाइए कौन सा प्रोसेस में हुआ है, वेटिंग एंड ड्राइंग। कौन सा प्रोसेस, वेटिंग एंड ड्राइंग। जैसे जमीन में दरारें फटती है, तो जमीन में दरार क्यों फटती है, पहले ऊपर गीला था, पानी था, आपने छोड़ दिया, फिर वो क्या हो गया, सूख गया, उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक आ गया। तो क्रैक आता है। थर्मल एक्सपेंशन का वो टूट जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो टूटेगा, वो क्या हो जाएगा, टूटेगा, छोटे टुकड़ों में टूटेगा वो, बट इसमें क्रैक आ जाएगा। अच्छा, विदरिंग वेयर अल्टरनेट मॉइस्चर कंडीशंस इंड्यूसेस स्ट्रेस विद इन रॉक एंड सॉइल लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन,
प्रोसेस पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन क्ले रिच रॉक। ये किसमें काम करता है? क्ले रिच रॉक में, उस रॉक में जिसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, सच एज अस्मेक्टाइट और मोंटोम्रिलोनाइट सेल्स, एरिड जोन रॉक्स। तो ये सब, इनमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट हाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन। तो वेटिंग ड्राई को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। कौन सा बेटा? हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन मतलब वो गीला होता है और डिहाइड्रेशन मतलब सूखता है। देखिए बारिश हुई, इधर गीला हुआ फिर सूखा, गीला हुआ सूखा, गीला हुआ सूखा, तो क्या होगा? इसमें फ्रैक्चर आ रहा है। तो वेदर्ड फ्रैगमेंट, टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। किसमें मोस्टली होता है? क्ले रिच रॉक में, उस रॉक में जिसमें क्ले यानी मिट्टी ज्यादा है, जैसे अस्मेक्टाइट, मोंटेमोरिलोनाइट सेल एंड एरिड जोन रॉक्स। इसमें क्या सब प्रोसेस चलता है फिजिकल विदरिंग का? कंटिन्यूअस कूलिंग एंड डाउन विदरिंग एंड वाटर ड्राइंग एंड वेटिंग का। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। विदरिंग में बायोलॉजिकल एक्टिविटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदरिंग में बायोलॉजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? इरोजन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा? इरोजन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इरोजन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत मेजर रोल प्ले करता है विदरिंग में भी। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई रैट है, होल है, रैट है, चूहा क्या क्या अंदर बिल बना दिया। क्या कर दिया? बिल बना दिया। बारिश हुई, उस बिल में वर्षा का पानी गया, उस बिल में बारिश का पानी गया, बारिश का पानी गया तो और इरोड हो गया। या बिल भी बना दिया तो भी क्या हो गया? हमने वहां का मिट्टी हटा दिया, तो वो ही पॉसिबिलिटी है इरोजन होने की। बिल बना दिया आर पार, वहां से पानी बहने लगा, वहां मिट्टी की लेयर को हटा दिया तो वो भी इरोजन हो रहा है। या बिल बना दिया, अंदर पानी गया, तो उसमें क्या चल रहा है? ड्राइंग और वेटिंग का प्रोसेस चल रहा है। अंदर पानी गया, गीला हो गया, पानी अफसोस किया, मॉइस्चर लिया और वो कमजोर हो गया। बायोलॉजिकल विदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू और रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द विदरिंग एनवायरनमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहता है कि या तो बायोलॉजिकल विदरिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयन फ्रॉम विदरिंग, या तो आयंस और मिनरल्स इनका रिमूवल, ये वहां से या तो हटाया जाता है विदरिंग एनवायरनमेंट, फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या किसी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के कारण, किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कारण विदरिंग का प्रोसेस होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजिकल विदरिंग। वरोइंग, क्या क्या गया? वरोइंग मतलब बिल बनाना, बिल बनाना। बेजिंग और परछेद कर देना बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, टर्माइट्स, rodents help in exposing new surface to chemical attack। ये क्या करता है? जैसे अर्थवर्म, केचुआ क्या करता है? जमीन में छेद कर देता है। टर्माइट, दीमक, क्या लगता है? पेड़ पर देखे हो कहीं भी दीमक लगता है तो क्या करता है? उसको में होल बनाता है, छेद कर देता है। रोडेंट, चूहा, छछुंदर, है ना, या आप देखिए डॉग, कुत्ते को भी देखिएगा, तो ये सब क्या करता है? जमीन को खोद देता है, जमीन को खोद देता है। तो ये क्या करता है? इट असिस्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। अब भी बिल बना देता है, छेद बना देता है, तो उसके अंदर जो, जैसे अर्थ के अंदर या रॉक के अंदर, माउंटेन के अंदर जो मॉइस्चर और एयर नहीं जा रहा था, मॉइस्चर और एयर के लिए ये रास्ता बना देता है। अब वहां पर केमिकल विदरिंग भी हो सकता है, मैकेनिकल विदरिंग भी हो सकता है। यानी हो सकता है अंदर गया
मान लिया जाए कि कोई चूहा रोडेंट है, चूहा छेद किया, बिल बनाया, और वहां पर था लाइमस्टोन। क्या था? लाइमस्टोन। बारिश हुई, पानी गया, अब लाइमस्टोन क्या हो गया? वाटर से मिल गया, वाटर से मिलकर स्लैक्ट लाइम कर दिया, तो वहां को क्या कर दिया? इरोड कर दिया, नष्ट हो गया। या बिल बनाया, उसके अंदर पानी गया, पानी से बहा, पानी से बहा करके बाहर आ गया। तो ये पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को पेनिट्रेट करता है, वहां मॉइस्चर में पानी जाने देता है, या कभी कभी छेद कर देता तो उससे हवा भी जा सकती है, जिसके कारण विदरिंग हो जाता है। ह्यूमन बीइंग बाय डिस्टर्बिंग वेजिटेशन, ह्यूमन बीइंग कैसे करता है? वेजिटेशन को डिस्टर्ब करता है, पेड़ को काट दिया, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जैसे पंजाब की कहानी ले लो, पंजाब में लोग धान की खेती बहुत कर रहे हैं, वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वाटर का वहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वहां का बहुत सा ऐसा रीजन हो रहा है जब उसका डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। कैन यू सरप्राइज, है ना? कैन यू इमेजिन कि पंजाब जिसे जहां धान बहुत ज्यादा होता है ना, तो वहां के लोग इतने ज्यादा धान, चूंकि जो पैडी है, पैडी क्रॉप है, वो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, धान के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी कहां से आएगा? अंडरग्राउंड से आएगा। तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो घट रहा है, वाटर लेवल घट रहा है। जब वाटर लेवल घटेगा तो डेजर्टिफिकेशन होगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा। नो डाउट आज के 20, 25 या 50 या 100 साल बाद ये एरिया भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? कि धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर की सोर्स बना नहीं रहे हैं, पानी रुकने का स्थान बना नहीं रहे हैं, नीचे से पानी हम लोग खींच रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मॉइस्चर सूखता चला जाएगा, मॉइस्चर सूखता चला जाएगा। जब मॉइस्चर सूखेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो डेजर्ट में हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमन क्या करता है? पहले नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन एक और होता है पेड़ पौधे। पेड़ हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग पेड़ को काटना बहुत बुद्धिमानी समझते हैं, पेड़ लगाने से ज्यादा हम लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना? हाँ, कुछ लोग यहाँ लगे हुए हैं, जैसे यही हैं, हम लोग कहते हैं ग्रीन मैन ऑफ नालंदा, राजीव रंजन भारती करके हैं। वो क्या करते हैं? स्कूल बाय स्कूल खूब सारे फल के पेड़ बांट रहे हैं, है ना? आप लोगों भी हो सकता है कि कुछ सुना हुआ, कुछ स्कूल में आकर फल बांटते हैं, तो वो फलों के पेड़ बांट रहे हैं। कम से कम कि इसी बहाने लोग ज्यादा पेड़ लगाए। जैसे अगर नालंदा मतलब क्या कहते हैं, हाईएस्ट गुआवा प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट बना। नालंदा में पूरे देश में सबसे ज्यादा गुआवा अमरूद का प्रोडक्शन होता है। नालंदा में सबसे ज्यादा गुआवा का प्रोडक्शन होता है, अमरूद का प्रोडक्शन होता है। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि इन्होंने, राजीव रंजन भारती ने क्या किया? सबसे ज्यादा वो अमरूद का पेड़ बांटे, सबसे ज्यादा अमरूद का पेड़ बांटे, और इंश्योर कराए कि वो अमरूद के पेड़ लगे, और बच्चे भी अमरूद को खाने के बहाने लगाने लगे, तो गुआवा डिस्ट्रिक्ट बन गया, हाईएस्ट गुआवा प्रोड्यूसिंग। तो वही कह रहा है कि जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन होता है। प्लाउइंग, जोत कर छोड़ देते हैं, गर्मियों में अगर जोत कर छोड़ देंगे तो क्या ये आंधी आएगी और वहां से टॉप लेयर को उड़ाकर लेकर चला जाएगा और वहां वेदरिंग होगा। कल्टिवेटिंग सॉइल, मिट्टी को पलटना, हेल्प इन मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स। तो जब कह रहा है मिट्टी को अलटते पलटते हैं, तो दूसरा लेयर, अंदर के लेयर में भी क्या मिल जाता है? वाटर और एयर मिल जाता है, जिसके कारण इरोजन होता है, बायोलॉजिकल इरोजन होता है। डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड विच इनहैंसेस डिके एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। अब कह रहा है क्या कि जो डिकेइंग मैटर होता है, अर्थ पर बहुत सी चीजें, कुछ चीजें सड़ती गलती हैं, तो उनके डिके होने के कारण भी ह्यूमिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या कुछ और एसिड बनते हैं। इन एसिड के प्रभाव से भी क्या होता है? वेदरिंग होता है। प्लांट रूट्स एक्सर्ट ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ मटेरियल
मैकेनिकली ब्रेक देम अपार्ट। और कभी कभी सॉइल के अंदर रूट जाता है, जड़ें घुसती है, तो रूट भी क्या करता है, उसको पेनिट्रेट कर देता है, कमजोर कर देता है, और ये भी इरोजन का रीजन बन जाता है। जैसे यहां देखिए प्लांट का रूट है ना, प्लांट का रूट है ना, देखिए यहां से अंदर रॉक्स के बीच गया तो क्रैक कर दिया, ये क्रैक किया है ना, ये क्रैक किसके कारण है, प्लांट के रूट जाने कारण। यहाँ देखिए प्लांट का रूट धीरे 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 गया है, इस चट्टान के भीतर घुस गया, इसको बीच से तोड़ दिया, ब्रीदिंग प्रोसेस। देखो देखो प्लांट का रूट कभी कितना स्ट्रांग हो जाता है, क्यों होता है? पहले के लोग चट्टान को तोड़ने के लिए क्या करते थे, उसमें छेद कर देते थे किसी तरह से, और उसमें लकड़ी डाल देते थे, तो धीरे 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 क्या होता था, वो लकड़ी फूलता था, तो फूलने से उसको कमजोर करता रहता था, ब्रेक क्रैक कर जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सफोलिएशन से, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे।